स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के सहायक कार्य। प्रबंध के कार्यों को दो भागों में बांटा गया था, प्राथमिक कार्य और सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य को भी 5 भागों में और इसके सहायक कार्यों को भी 5 भागों में। प्राथमिक कार्य जो 5 भाग थे उसको हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के सहायक कार्य, जिसमें जो फर्स्ट कार्य है वो है निर्णय, डिसीजन। देखिए, निर्णय करने की प्रक्रिया ही निर्णय कहलाती है। निर्णय क्या है? एक बौद्धिक कार्य है, यह बौद्धिक प्रक्रिया है। किसी कार्य को हमें करना है या नहीं करना है, उसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का जो चुनाव करते हैं वही निर्णय या डिसीजन है। निर्णय और प्रबंध दोनों समान अर्थक हैं। किसने कहा? हर्बर्ट साइमन ने कहा। हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि निर्णय और प्रबंध समान अर्थक मतलब दोनों एक ही अर्थ देने वाले हैं या दोनों सेम ही हैं। दूसरा, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि निर्णय प्रबंध के प्रत्येक कार्य में अंतर्व्याप्त होता है। प्रबंध के जितने भी कार्य, चाहे हमने प्राथमिक कार्य की बात करें चाहे सहायक कार्य की बात करें, प्रत्येक कार्य के अंदर अंतर्निहित होता है निर्णय या डिसीजन। ये था प्रबंध का फर्स्ट कार्य, निर्णय या डिसीजन। नेक्स्ट, इसका जो सेकंड सहायक कार्य है वह है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण शाब्दिक अर्थ है नियुक्त करने की प्रक्रिया, यानी एम्प्लॉय को संगठन संरचना के अंदर योग्यता के अनुरूप नियुक्त करना या लगाना, ये नियुक्तिकरण कहलाता है। हमारे संगठन या संरचना की बात करें तो इसको मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक संरचना और मानवीय संरचना। भौतिक संरचना के अंतर्गत भवन है, लेबर है, कैपिटल है, मशीनरी है, ऑल इंस्ट्रूमेंट, वो सारी भौतिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। दूसरी संरचना है मानवीय संरचना। मानवीय संरचना के अंतर्गत योग्य कर्मचारियों को भर्ती करना और उनका विकास करना इस मानवीय संरचना के अंतर्गत आता है। प्रबंध को संस्था में किए जाने वाले कार्यों के अनुरूप योग्य व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक के साथ चयन कर नियुक्त करना नियुक्तिकरण कहलाता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्रबंध को संगठन के अंदर जो भी समस्त प्रकार के जो कार्य हैं उनको करने के लिए, उनको संपन्न करने के लिए योग्य कर्मचारी की आवश्यकता होती है। तो प्रबंधक को इन योग्यता के अनुरूप जो सर्वश्रेष्ठ योग्यता वाले व्यक्ति हैं उसको चयन करना और उसको उचित पारिश्रमिक प्रदान करके संगठन में नियुक्त कर देना नियुक्तिकरण कहलाता है। नेक्स्ट, इसका जो तीसरा कार्य है वो है नवपरिवर्तन या नवाचार। नवाचार मीन्स है नवीन तकनीक हो या नवीन विशिष्टताओं के साथ किसी उत्पाद का निर्माण करना। नवाचार किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। पीटर डंकन ने नवाचार के बारे में कहा है कि नवाचार प्रबंध का विशिष्ट उपकरण है। आज की इस बदलते परिवेश के अंदर निरंतर उत्पाद का विकास करना, बाजार का शोध करना, इस पर प्रबंधक हमेशा कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। ये सब क्या है? नवाचार या नव परिवर्तन ही है। इसके बाद नवाचार के बारे में हम और यदि विस्तार से बात करें तो संगठन के अस्तित्व को बचाना, संगठन को सफलता की ओर ले जाना, संगठन का विकास या विस्तार करना, सब जगह नव परिवर्तन नवाचार को अपनाया जाता है। किसी संगठन या उपक्रम में नवीन तकनीकों के साथ नवीन उत्पाद का विशिष्ट गुणों के साथ निर्माण करना क्या है? नव परिवर्तन। वापस रिपीट कर रहा हूँ, संगठन या संस्था के अंदर नवीन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए नया प्रोडक्ट बनाना और जिसमें क्या हो? एडिशनल क्वालिटी हो, ये सब क्या है? नव परिवर्तन या नवाचार। प्रबंध का जो सहायक कार्य में चौथे नंबर का जो कार्य है वो है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। संप्रेषण के लिए विचारों का जो निर्माण होता है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है और ये मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न जो विचार या जो संदेश, जो सूचना है वह हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजें, वह इसी रूप में पहुंच जाए जिस रूप में वो प्रेषक पहुंचाना चाहता है। यह संप्रेषण प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और या एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की जो प्रभावी प्रणाली है यह कम्युनिकेशन संप्रेषण है। इसमें संप्रेषण प्रणाली हम संदेश भेज सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, सुझाव या शिकायतों का निवारण कर सकते हैं या सूचनाओं का प्रसारण कर सकते हैं। संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण को ग्रेप चेन, अंगूरी लता के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम बात करें संप्रेषण की घटकों की, तो संप्रेषण में 3 प्रकार घटक होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। बात करें कि प्रेषक जो सूचना व संदेशों को भेजना चाहता है, वह संदेश जो प्रेषित तक पहुंचाना चाहता है, जो प्रेषित में जो सूचनाओं को प्राप्त करने वाला जिस रूप में पहुंचाना है वो उसी मूल रूप में प्रेषित तक सूचना संदेश पहुंच जाए तो हमारा प्रभावी संप्रेषण है।
लास्ट जो अंतिम कार्य है संप्रेषण कार्य में जो अंतिम कार्य है वह है प्रतिनिधित्व। यदि हमें व्यवसाय को प्रभावित करने वाले जो हमारे बाहरी घटक हैं उनसे हम डेली संपर्क करें, उनसे हम अच्छे संबंध बनाएं, उनके साथ हम अच्छी वार्तालाप करें, विचार विमर्श करें। और ये हम क्यों करें? क्योंकि हमारे संगठन के हितों की सुरक्षा के लिए। इससे और हम डिटेल से बात करें तो प्रबंधक जो होता है वह किसी संघ या दल में हिस्सा लेने के लिए जाता है तो क्या करा है? वह इस संगठन का प्रतिनिधित्व करा है। यह प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है? जिससे प्रतिनिधित्व करने की क्षमता हो। यह नेतृत्व करने वाला नेता ही कर सकता है, क्योंकि इसमें लीडरशिप के हमेशा गुण होते हैं। तो प्रबंध के कार्यों को दो भागों में बांटा गया था, प्राथमिक कार्य और सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य के 5 प्रकार थे और सहायक कार्य के भी 5 प्रकार, जिसमें निर्णय, नियुक्तिकरण, नव परिवर्तन या नवाचार, संप्रेषण और प्रतिनिधित्व। आज की क्लास में बस इतना ही।